अंकुर और तानिया की नई नई शादी हुई थी और अपना हनीमून मनाने दोनों नेशनल फॉरेस्ट आए थे। 3 दिन तक दोनों ने कमरा नहीं छोड़ा और जब छोड़ा तो तानिया को जंगल की खुली हवा और चांदनी रात में सफारी करने का मन हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें चांदनी रात में नाइट सफारी के लिए ले जाने को तैयार नहीं था। फाइनली दोनों अपने गाइड के साथ दिन में ही सफारी के लिए निकल पड़े। तुम जंगल में आते ही बिल्कुल जंगली हो गए हो। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। चुप करके बैठो, पागल हो गए हो क्या बिल्कुल? हाँ जाने मन, तुमसे शादी करके तो मेरा फ्यूज उड़ गया है। दोनों के बीच मस्ती मजाक और अटखेलियां चल ही रही थी कि तभी उनके गाइड राम सिंह ने कहा, साहब यहाँ थोड़ा शांत बैठना ही ठीक है। हमारी आवाज सुनाई दी तो आफत आ सकती है। क्यों, जानवरों को हम पसंद नहीं है क्या? बस ये कोर एरिया निकल जाए, फिर जितना चाहे उतना शोर कीजिए। ऐसा क्या है इस कोर एरिया में? हाँ, शहरी लोग नहीं मानते मैडम, लेकिन गांव के अपने तरीके होते हैं और इन तरीकों को हल्के में लो तो बहुत भारी पड़ते हैं। राम सिंह का इतना कहना ही था कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक नील गाय आ जाती है और राम सिंह जोर से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से तानिया और अंकुर एकदम से घबरा जाते हैं और डर के साथ राम सिंह की तरफ देखते हैं। डरिए मत साहब, ये कुछ नहीं करेगी। आपको जानवरों के बीच डर नहीं लगता? कितने डरावने होते हैं कुछ तो। डर जानवरों का नहीं है साहब, उसका है जो इस जंगल पर राज करती है। तानिया को अचानक राम सिंह की बातों में रुचि बढ़ने लगती है। तभी एक जोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी औरत का शिकार कर रहा हो। ये कैसी आवाज थी राम सिंह? राम सिंह गाड़ी रोक देता है और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। राम सिंह के चेहरे पर एक अलग डर और पसीना नजर आता है। ये देखकर अंकुर और तानिया काफी घबरा जाते हैं। तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं? साहब जी, हर जंगल की एक कहानी है, लेकिन इस जंगल की कहानी जितनी सच्ची है उतनी भयानक भी। कहते हैं पास के गांव में एक नवविवाहित वधू के साथ कोई अनहोनी घटना हुई थी। गांव वालों ने उसे शापित समझकर उसे अधमरा कर इसी जंगल में छोड़ दिया। शायद उसे कोई जानवर घसीट कर ले गया था। उसकी चीख पुकार ने पूरे गांव का दिल दहला दिया। फिर क्या हुआ? फिर साहब पूरे गांव में एक मनुष्यत सी छा गई और क्या राम सिंह? और हर पूर्णमासी की रात उस औरत की चीखें पूरे जंगल में और गांव में गूंजती है। पूर्णमासी की रात कोई भी गाइड आपको सफारी के लिए नहीं ले जाएगा। निकलते हैं यहाँ से, शाम होने वाली है और आज पूर्णमासी है। नाइट सफारी कल करते हैं साहब, आज दिन में ही घूम लीजिए। ये कहानी सुनकर अंकुर का गला सूख गया था। उसने पानी पीते पीते बोला, तुम चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये सब बातें करके तुम मेरी बीवी को डरा सकते हो, मुझे नहीं। जी साहब। राम सिंह ने जैसे ही गाड़ी चालू करने की कोशिश की तो गाड़ी का इग्निशन ऑन ही नहीं हुआ। शाम का वक्त नजदीक आ रहा था और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानिया और अंकुर के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई देने लगा था कि तभी उनके पीछे से एक लड़की आती है। क्या आपकी गाड़ी भी खराब हो गई? जी, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। आप? आई थॉट आप लोगों से लिफ्ट ले लूंगी, पर आप लोग भी फंसे हुए हैं बीच जंगल में। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, देखिए तो। टेंशन मत लीजिए आप लोग, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो भैरव सिंह ठीक ना कर सके। इतना कहकर भैरव गाड़ी का बोनट खोलकर लग जाता है अपने काम पर और मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट होती है और इशिका भी अब इन्हीं लोगों के साथ इनकी गाड़ी में सफारी पर आगे बढ़ जाती है। अंकुर को इतना उत्सुक देख तानिया का गुस्सा और बढ़ने लगता है। इशिका एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके काले घुंघराले बाल, नशीली आंखें और गुलाबी होठ किसी को भी उस पर लट्टू कर सकते थे।
इशिका की शॉर्ट ड्रेस में उसकी गोरी लंबी टांगों पर अंकुर का ध्यान लगातार जा रहा था। वैसे आप करती क्या है? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। इंटरेस्टिंग। और आप? मैं बस एक बड़ी सी आईटी फर्म में छोटी सी नौकरी करता हूँ। हाय, मैं तानिया हूँ, अंकुर की वाइफ। अंकुर के बारे में अंकुर से ज्यादा बता सकती हूँ आपको। आप लोग जरा आवाज धीमी कर लीजिए। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं। यहाँ जंगली जानवर इंसान की गंध सूंघ लेते हैं और सुना है वो तो हर छोटी सी छोटी आवाज सुन लेती है, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज भी। भैरव सिंह के ऐसा कहते ही मानो आसपास का पूरा जंगल हामी भर रहा हो। दूर दूर से जंगल के सन्नाटे को चीरती कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। What nonsense! इतने में अंकुर के पास बैठी इशिका जीप में खड़े होकर बाहें खोले एक एक पल को मानो खुलकर जीना चाह रही हो। अंकुर उसके शरीर की बनावट को देखकर मन ही मन आहे भर रहा था। उसके क्रॉप टॉप में साफ दिख रहा उसकी नाभि पर बना टैटू देखकर एकदम से अंकुर कहता है, वाओ, चीता। चीता सुनकर भैरव सिंह जोर का ब्रेक मारता है, जिससे इशिका अंकुर की गोद में गिर जाती है। I'm so sorry. माय प्लेजर। तानिया अंकुर की इन हरकतों से बेहद गुस्से में आ जाती है और एकदम से चिल्लाकर भैरव सिंह से गाड़ी कैंप की तरफ मोड़ने को कहती है। भैरव सिंह जी, हमें कैंप छोड़ दीजिए और आप इन मैडम को अकेले सफारी पर ले जाइए। क्या हुआ तानिया? कोई प्रॉब्लम है? वैसे मेरा भी मन नहीं है सफारी का। यही फूलपुर के पास मेरा कैंप है। आप लोग मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अंकुर के चेहरे पर इशिका की बात सुनकर एकदम खुशी छलकने लगती है। ग्रेट! फूलपुर के पास ही तो हमारा कैंप भी है, सब साथ चलते हैं। कैंप पहुंचते ही तानिया अंकुर को साथ चलने को कहती है कि इतने में इशिका जीप से उतरकर वहां आती है। गाइस, टाइम बच ही गया है तो ट्रैकिंग चले। नो थैंक्स, मैं रेस्ट करूंगी। आई एम रेडी। बेबी, तुम रेस्ट कर लो, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तानिया वहाँ से बेहद नाराज होकर निकल जाती है। अंकुर इशिका के साथ इस मौके की तलाश में कब से था, मानो तानिया की बात का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। थैंक्स अंकुर आने के लिए, और सो सॉरी मेरी वजह से। अरे रिलैक्स। वैसे जब पहली बार तुम्हें देखा मुझे लगा कि तुम कोई मॉडल हो। इतनी परफेक्ट बॉडी आफ्टर ऑल। इतनी तारीफ। अभी शुरू ही कहाँ की है। वैसे तुम बहुत क्यूट हो, बट तुम्हारी वाइफ। तुम्हारी जैसी लड़की मिलने के लिए किस्मत अच्छी होनी चाहिए, जो हॉट भी हो और स्मार्ट भी। बस बस, तुम्हारी बीवी सुनेगी तो हम दोनों को मार देगी। उप्स, ओह शिट, ये क्या लग गया मेरे पैर में? उफ, बहुत दर्द भी हो रहा है। ओहो, खून निकल रहा है। एक मिनट, मुझे दिखाओ। ये रहा। इस गुस्ताख कांटे ने तुम्हारे मुलायम सुंदर पैरों को चोट पहुंचाई। इस कांटे की ये मजाल। अंकुर की बात सुनकर इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इजी। ओह नो, मुझसे बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है। इशिका की बात सुनकर अंकुर बिना देरी किए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इशिका को अंकुर के इस बर्ताव पर बेहद प्यार आता है और वो अंकुर के गाल पर चूमते हुए थैंक्स कहती है। ये फ्रेंडली किस से तुमने खून मुंह लगा दिया है मेरे। इशिका, तुम्हारे नाखून। अंकुर को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो जैसे ही आँख खोलता है, इशिका सामने से गायब होती है। उसे अचानक एक तेज घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इशिका, इशिका, कहाँ हो तुम? अंकुर डरा सहमा इशिका को आवाज दे ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर पेड़ की टहनी पर जाती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही टहनी पर घात लगाए चीता उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे अपने नुकीले दांतों में खींचते हुए जंगल में घसीटते हुए ले जाता है। इन सब से बेखबर तानिया वहां कैंप में दोनों के लौटने का इंतजार कर रही थी। तानिया का फोन बजता है और फोन पुलिस थाने से होता है। अंकुर! अगले दिन पूछताछ के बाद कैंप को पुलिस सील कर देती है।
उन्हें जंगल में सिर्फ अंकुर की ही लाश मिलती है। इशिका की कुछ खबर नहीं मिलती। अंकुर के अंतिम संस्कार के लिए तानिया अपने शहर जाने के लिए निकलती है। तानिया बेहद टूट चुकी थी। वो एक पल भी फूलपुर में और रहना नहीं चाहती थी। पर इशिका की बॉडी का ना मिलना तानिया के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। चलिए मैडम। तानिया फूलपुर से निकल ही रही थी कि अचानक उसे जंगल के रास्ते इशिका नजर आती है। रोको भैरव, वहाँ वो इशिका। जैसे ही तानिया उसे देखने रुकती है, इशिका एक मुस्कुराहट के साथ पलटती है और अचानक चीता का रूप धारण कर कहीं जंगल में खो जाती है। ये देख तानिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। खूनी वधू का राज आज भी फूलपुर में राज ही है। कहते हैं वो आज भी वहाँ मर्दों का शिकार करती है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये कहानी खूनी वधू से प्रेरित थी। खूनी वधू की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।